गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है ड्रामा टीचिंग। ड्रामा टीचिंग से तात्पर्य है कि नाटक का जो शिक्षण है वो किस तरीके से हिंदी जो हमारा शिक्षण है उसमें एक किस तरीके का शिक्षण माना जाता है। तो इसमें हमारे हिंदी शिक्षण में यहाँ गद्य शिक्षण भी है या पद्य शिक्षण भी है और व्याकरण शिक्षण भी है। उसी तरीके से आज हम ड्रामा शिक्षण की बात करेंगे, यानी कि नाटक शिक्षण। सबसे पहले हम उसके उद्देश्यों पर नजर डालते हैं कि किस प्रकार के उद्देश्य हम इस ड्रामा शिक्षण से पूरे कर पाते हैं। पहला है मानव मन में अंतर्भूत आत्म प्रदर्शन, आत्म प्रकाशन एवं अनुकरण की भावना को क्रियात्मक एवं कलात्मक रूप देना। जो ड्रामा शिक्षण होता है वो इस तरीके का यदि ड्रामा है कि कोई इस करुण रूप लिए करुण का भाव आ रहा है या किस तरीके का भी जो देशभक्ति का अगर ड्रामा है तो हमें उसकी पूरी तरीके से उसमें हम आत्मा हमारी जो है, जो हम अंदरूनी तरह से उससे हिल जाते हैं। इसका मतलब कि वो जो कर रहे हैं क्रियात्मक, हमारे क्रियात्मक तरीके से जो वो हमें दिखा रहे हैं या कलात्मक रूप उनका जो है उसके माध्यम से हमें इस तरीके की चीजें देखकर बहुत एक अच्छा उसमें हमें सीखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं कि संवाद एवं अभिनय कला में कुशलता प्राप्त करना। जब हम नाटक की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि संवाद हो रहा है, दो लोगों में संवाद हो रहा है या कई परिवार अगर उसमें दिखाया है तो बहुत सारे लोग होंगे जिनमें संवाद चल रहा है, या देशभक्ति है तो बहुत सारे कोई सैनिक हैं या कोई पात्र इस तरीके के बना दिए हैं और वो अभिनय करते हैं। वो अपना जो नाटक है उसमें वो दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, उसमें जो कुशलता है वो उनकी प्रभावित होती है। तो इसी तरीके से भावानुकूल बोलने और पढ़ने की दक्षता को प्राप्त करना। अगर हम शिक्षक होते हुए कोई नाटक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर नाटक उसी तरीके से बच्चों में भी वो भाव आ जाएं, पढ़ने में उनकी वो दक्षता हासिल कर लें कि जिस चीज को जैसे पढ़ना है उसी तरीके से वो उन चीजों को पढ़ें। तो इसमें भाव अभिव्यक्ति की योग्यता का भी विकास होता है। जो भी हम भाव अपने लाकर उनकी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं उस योग्यता का भी विकास हो रहा है। और बच्चों के पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि अरे ये बहुत बढ़िया एक एक्टर बन सकता है, इसने देखो कितना अच्छा नाटक किया और कैसे ये अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को बाहर ला रहा है। तो ये योग्यता होती है एक तरह की। हर बच्चा इस तरीके से अपना कला नहीं दिखा पाता। कई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाते हैं, तो उनका योग्यता का विकास हो जाता है। और कई नहीं भी होते हैं, तो अगर उनको इस तरीके के मौके दिए जाए तो हो सकता है उनमें भी वो योग्यता आ जाए। तो इसमें भाव अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास भी होता है। अब जो साहित्यिक, कलात्मक एवं सृजनात्मक जो वृत्तियां हैं उनका विकास भी इस नाटक के शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों में कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है कि भाषा मात्र विचार विनिमय का अथवा पुस्तकों से परिचय परिचय प्राप्त करने का ही माध्यम नहीं है, अपितु भाषा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान से संसार की साहित्यिक विधाओं के अलग अलग स्वरूप को जानने की दृष्टि प्राप्त होती है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम केवल यही नहीं कह सकते कि हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं या किताबें जो हमारी पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से ही हम कुछ पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सैद्धांतिक रूप से भी, व्यावहारिक रूप से भी हम जो ज्ञान है, उसे पूरे संसार में साहित्यिक अलग-अलग जो विधाएँ हैं, उनके रूप में हम अपने ज्ञान को पहुँचा सकते हैं। अब कविता पढ़ने का आनंद उसके सस्वर पाठ पर जितना निर्भर करता है, उतना ही सपाट और एक रस उच्चारण से नहीं। हम ये सोचते हैं कि कविता पढ़ने से, कविता जब हम पाठ कर रहे हैं, तो उसका सस्वर वाचन हो, तो फिर हमें उसमें आनंद भी आएगा और उसमें हमें समझ भी आएगी कि ये कविता में कहा क्या जा रहा है। तो वो सस्वर पाठ पर निर्भर करती है, जो भी कविता है। अगर हम उसको सीधे-सीधे से पढ़ देंगे, सपाट रूप में अगर पढ़ देंगे या एक साथ एक जैसा उच्चारण करेंगे, तो कविता में मज़ा ही नहीं आएगा, कविता पढ़ने का आनंद ही नहीं आएगा, हमें समझ भी नहीं आएगी। तो उसका जो उच्चारण है कविता का, वो उसी तरीके से करना पड़ता है। लय है, उतार-चढ़ाव है, उसमें जो रस है, उसकी अभिव्यक्ति है, तो ये सारी चीज़ें हमें सस्वर पाठ करने से आती हैं। तो इसलिए जो कविता है, वो हमें इस तरीके से समझ में आती है। अब इसी प्रकार हम यदि कहानी को ले लें, उपन्यास को लें, तो वो जिस तरीके से हमें पढ़ा या पढ़ाया जाता है। या तो खुद पढ़ रहा है व्यक्ति या कोई शिक्षक उसे पढ़ा रहा है, तो उसी भांति नाटक अथवा एकांकी को नहीं पढ़ा जाता। जो उसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पर नाटक और एकांकी हम इसी तरीके से पढ़ें, तो वो चीज़ हमारी सही नहीं है। तो नाटक में क्या है, नाटक एक दृश्य विधा है, जिसमें हमारे सामने वो पूरा दृश्य उभर कर आ जाता है। जब हम नाटक की बात करते हैं तो। तो जिसका पाठ से उतना संबंध नहीं है, जितना कि मंच प्रस्तुति से है। अगर हम पाठ को, उस नाटक वाले पाठ को ऐसे ही कहानी की तरह, कविता की तरह, गद्य की तरह पढ़ा दें, तो उतना कोई उसमें रुचि आने वाली नहीं है। तो हम नाटक को नाटक की तरह से ही पढ़ाएँ। अगर कक्षा में भी हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी पूरा हम इस तरीके से वहाँ का जो वातावरण है कक्षा का, वो इस तरीके से बना दें कि एक नाटक चल रहा है और बाकी जो लोग हैं वो दर्शक हैं और कुछ पात्र हैं, वो इस तरीके का नाटक का अभिनय कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि पूरा जो वातावरण है, वो पूरा एक ऐसा लगेगा जैसे मंच पर कोई नाटक हो रहा है। तो वो हमारा एक दृश्य विधा कहलाएगी। और इसके बाद जब विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगे नाटकों को लेकर नाट्य लेखकों, समीक्षकों के द्वारा निरंतर यह सुझाव दिया जाता रहा है कि विद्यार्थियों को नाटक पढ़ाने से पहले उसको दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम कोई नाटक पढ़ाने जा रहे हैं, तो उन नाटकों को किस प्रकार से पढ़ाएँगे, किस आधार पर हम उन्हें पढ़ाएँगे। तो उन्हें पहले से ही इस तरीके की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी जो दृश्यता है, उससे जुड़कर होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनको यह पाठ पढ़ने के समय स्वयं समझ सकें। उनमें उसमें निहित अंतर्विरोधों को जान सकें, अंतर कर सकें। कक्षा की पाठ सामग्री व अन्य विषयों के शिक्षण पक्षों से जुड़ी समस्याओं को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से नाट्य प्रस्तुति और पाठ शिक्षण से जोड़कर दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये देखें
कि किस प्रकार से जो नाटक की प्रस्तुति है, पाठ का जो शिक्षण है, उसे किस प्रकार से पाठ के शिक्षण से दूर किया जा सकता है? कैसे उनमें अंतर किया जा सकता है कि ये एक नाटक का रूप है, जो कि दृश्य रूप से जुड़ा हुआ है, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं, उनमें श्रवण की जो क्षमता है, सुनने की क्षमता, भाषण जो भी उसमें चल रहा है उसको बोलना, पठन उसमें पढ़ भी रहा है बच्चा। एक-एक बच्चे को आपने जो पात्र बनाया है वो उसका पढ़ेगा भी, उसमें उसका सुनेंगे भी और लेखन के भाषाई कौशल से भी जुड़ा जा सकता है। उसमें किस प्रकार से भाषाई कौशल हमें दिखाना है, कैसे हमें बोलना है, जिसके अनेक आयाम हो सकते हैं। बहुत तरीके से इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते नाटक पढ़ाने का, पढ़ने का एक अलग ही तरीका होना चाहिए। तो जिससे कि क्या होगा, बच्चे को वहीं का वहीं पूरा पाठ समझ में आने लग जाएगा और पूरा उसके जो पाठ है वो आत्मसात हम कह सकते हैं। उसे पूरा पाठ अपने अ, मन में पूरा उसका वो पाठ बस जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, जिनको हम देखते हैं कि साहित्यिक शिक्षण की परिपाटी इससे हमारे जो साहित्यिक शिक्षण है, उसकी हमें लगता है कि परिपाटी बनती जा रही है। और जो दूसरा है नाट्य शिक्षण के उद्देश्य। हमारे जो नाट्य शिक्षण हैं, जो नाटक का शिक्षण है, उसके भी उद्देश्य पूरे होते चले जाते हैं। और फिर नाट्य शिक्षण की प्रणालियाँ, वो भी हमारे सामने आती हैं कि किस-किस प्रकार की प्रणाली है, जो उन्हें उस तरीके से निभानी होती है। अब महत्व एवं उपयोगिता, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी सारा ध्यान में रखना होता है। तो इस तरीके से जो महत्व एवं उपयोगिता है, वो कहीं न कहीं हमें दिखाई देती है। अब हम प्रशिक्षण और महत्व और समाधान, तो इन जो हमारे आयाम हैं, ये 5 प्रकार के जो आयाम दिए गए हैं, इनको हम एक-एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आयाम है, वो है साहित्य शिक्षण की परिपाटी। अब भाषा की शिक्षा के साथ-साथ वैदिक ऋचाओं, श्लोकों तथा उपनिषदों को कंठस्थ कराने की परंपरा थी। पहले ये परंपरा थी कि अगर कोई कक्षा श्लोक की, वैदिक जो मंत्र हैं, उनकी, उपनिषद हैं, उनको वो याद करा देते थे, कंठस्थ करा देते थे उनको कि बिल्कुल अब आप खड़े हो जाओ और बोलो, तो वो पूरा रटा हुआ वैसा का वैसा बोलते थे। फिर वह बहुत कुछ भाषण शिक्षण और साहित्य शिक्षण में भाषाई कौशल से अर्जित ज्ञान के आधार पर किया जाता था। कि ये एक तरीके से कौन-सा भाषण शिक्षण का वो हो गया, ये एक साहित्य शिक्षण में जो एक भाषाई कौशल है, जिसे हम केवल एक बोलकर उसको दिखा रहे हैं। तो फिर गुरु के सश्वर वाचन या गायन के पश्चात शिष्य को उसे ध्यान से सुनकर उसी रूप में प्रस्तुत करने का निरंतर अभ्यास करवाया जाता था। पहले इस तरीके की शिक्षा होती थी कि गुरु एक कहीं पे भी वृक्ष के नीचे या कहीं भी उसे खाली स्थान दिखता था, वहाँ अपनी कक्षा लेने वो बैठ जाते थे और फिर गुरु एक कोई भी कविता ले ली, उसका सस्वर पाठ कर रहे हैं या किसी वैदिक जो मंत्र हैं, श्लोक हैं या उपनिषद हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनका जैसे-जैसे वाचन कर रहे हैं, तो पहले तो शिष्य ध्यान से उनको सुनते रहते थे। फिर क्या होता था कि शिष्य उन्हें निरंतर अभ्यास करवाया जाता था। दोबारा फिर दोहराओ, तो इस तरीके से उनको दोहरा-दोहरा के वो चीज़ें पूरी कंठस्थ याद हो जाती थी। ऐसा करने के पीछे एक निश्चित
उद्देश्य भी होता था। वो ऐसा किस लिए करवाते थे? हम ये सोचते हैं कि उस तरीके की शिक्षा थी पहले, तो वो किस लिए थी? तो कोई उनका उद्देश्य होता होगा। तो वह उद्देश्य यह था कि जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उनका उसी समय संशोधन करना। वो पूरा उनको याद करा के फिर गुरु जो थे, वो सुनते थे कि भई अब तुम सुनाओ कि क्या तुमने याद किया या मैंने क्या अभी बताया। तो वो फिर छात्र बोल के बताता था और फिर गुरु उनमें वहीं की वहीं उन अशुद्धियों का संशोधन करते थे कि ये गलत बोला आपने, ये शब्द गलत बोला, ये यहाँ पर ये पंक्ति गलत है। तो इस तरीके से उन अशुद्धियों का जो संशोधन है, वो वहीं का वहीं हो जाता था। लय है, गति है, उसके माध्यम से भी वहाँ देखते थे कि तारतम्यता बनी हुई है कि नहीं, और उसमें गेयता से जोड़कर स्मृति में सुरक्षित कर देना। कि भई इसको गाकर जो चीज़ हम अगर गाकर और वैसे सीखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में हमारी जो स्मृति है, उसमें बहुत अच्छी तरह सुरक्षित हो जाती है। वो पूरी तरीके से उसमें सुरक्षित हो जाती है कि अब मैं इस चीज़ को इस तरीके से गाकर सुना सकता हूँ। तो ये पहली जो परिपाटी चली आ रही थी साहित्य शिक्षण की, वो इसी प्रकार की थी। और उसमें ये भी था कि भई उच्चारण संबंधी जितनी भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो वहीं का वहीं गुरुजी उसका संशोधन कर दिया करते थे। अब जब हम देखते हैं कि साहित्य के बाद भाषा शिक्षण की भी इस तरीके से इस पद्धति के द्वारा उस विरासत को मौखिक रूप से ही सही संरक्षित करके दूसरी पीढ़ी तक ज्यों का त्यों पहुंचाना भी इसका मूल उद्देश्य रहा होगा। अब ये भी हम सोचते हैं कि ये परिपाटी क्यों थी? भई एक तो ये हो गया कि उच्चारण सही हो जाए। उसके बाद हम ये भी सोच रहे हैं कि इस तरीके का शिक्षण इसलिए भी था कि भई विरासत में जो चीज़ें गुरुजी के पास हैं, गुरुजी जिन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, वो वैसी की वैसी दूसरी पीढ़ी तक पहुँच जाएँ। तो फिर वो वैसा का वैसा उनको रटाने की कोशिश करते थे और उनका ये उद्देश्य रहता था कि जो मुझे आता है, जैसे-जैसे मुझे जिस प्रकार के श्लोक आते हैं, वैसा ही मेरा शिष्य भी बोले। तो उनको रटाने का जो काम था, वो गुरुजी किया करते थे और वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से। तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र के कारण इसे पंचम वेद की उपाधि मिली कि ये जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, उसके कारण जो नाट्य शास्त्र था उसको पंचम वेद की उपाधि मिली थी। जिसने पहले से चली आती मान्यताओं के मध्य एक नई शुरुआत की, जो पहले से चला आ रहा है, उसमें कुछ नया करने के लिए उसमें शुरुआत की गई थी। फिर भाषा शिक्षण अधिगम के साथ-साथ यहाँ हम भाषा शिक्षण की यदि बात करते हैं, तो उसके साथ-साथ यह विभिन्न जातक कथाओं, लोक कथाओं तथा किंवदंतियों के माध्यम से साहित्य का एक सुंदर संसार भी रचता था। अगर हम इस तरीके की लोक कथाएँ हैं या जातक कथाएँ हैं, उनके बात कर रहे हैं और उनको सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसके माध्यम से हम साहित्य का एक सुंदर संसार को रचना कर सकते हैं, कि भई ये साहित्य की रचनाएँ हैं, इन्हें बड़े सुंदर ढंग से हमें बताया गया है, हमें सुनाया गया है, हमें याद कराया गया है। इसे आज भी परंपरा से प्राप्त इन थातियों में संचित देखा जा सकता है। उन जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, वो आज भी संरक्षित करके रखे गए, जिसमें किताबों और वस्तुओं का कोई बोझ ना होते हुए भी शिक्षार्थी और गुरु के बीच परस्पर विचारों और संवादों की एक सारणी निरंतर गतिमान रहती थी।
सुनना, गुनगुनाना और फिर अभिव्यक्ति। तो उस तरीके से जो शिक्षक और छात्र हैं, उनका एक संबंध बना रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उस तरीके का जो पहले जो साहित्य था, उसमें इस साहित्य से जुड़ा भी व्यक्ति रहता था और जो किताबें और बोझ है जो बस्तों का, वो भी वहाँ ना होने के बावजूद भी शिक्षक और गुरु का जो परस्पर संबंध था, उनमें भी उनके विचारों में भी इस तरीके के संवादों की गहनता रहती थी। और फिर वो उसमें सुनना, गुनगुनाना, अभिव्यक्ति करना, इस तरीके का जो भाव था, वो विद्यार्थियों में देखने के लिए मिलता था। अब हम दूसरा जो हमारा विषय है, वो है आज के रचना कौशल और भाषाई कौशल की पूर्व जो पीठिका में इस स्वरूप की व्यवस्था या अपनाने का प्रयास और अभ्यास दिखाई देता है। इस तरीके का अभ्यास हमें देखने को मिलता है आज की जो रचना कौशल है या भाषाई कौशल है, उसमें जो पूर्व की जो पीठिका थी, उससे इस स्वरूप की व्यवस्था को अपनाने में कुछ प्रयास और उसका कुछ अभ्यास हमें दिखाई देता है। जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब तक पाठ का संपर्क उच्चारण करने में विद्यार्थी सक्षम नहीं है, तब तक उस उनकी यह कौशल पर पकड़ नहीं बन सकती। अब वहाँ जो पहले जो हम चीज़ देख रहे थे कि वहाँ उच्चारण की वजह से बच्चों को हर चीज़ दोहरा-दोहरा के पढ़ाई जा रही है, उन्हें समझा के पढ़ाई जा रही है, तो वही चीज़ अब हम अभ्यास जब बच्चों को करवाते हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है कि हम जब बच्चों का उच्चारण अगर सही नहीं होगा, तो उसमें फिर वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं कहलाएँगे। उनकी जो कौशल है, उसकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जिसका नतीजा यह होता है कि भाषाई ज्ञान और पुस्तकीय जो अभ्यास है, उससे जो प्राप्त ज्ञान है, उसे तो उसके पास बहुत होता है। इतना सारा ज्ञान उसमें होता है, पुस्तकें खूब पढ़ लेता है, भाषा का भी बहुत ज्ञान है, किंतु इससे उसके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, यह आवश्यक नहीं है। हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि ये जो बालक है, वो बहुत ही होशियार है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसकी ये अच्छा या होशियार हम किस उससे लगा रहे हैं? हम उसका लगा रहे हैं कि उसको भाषाई ज्ञान बहुत अच्छा है, उसको जो पुस्तकीय ज्ञान है, उसके जो मार्क्स हैं, वो पूरे 100 में से 100 आ रहे हैं या 99% आ रहे हैं, तो वो एक ये बहुत बढ़िया अच्छा बच्चा है। लेकिन क्या उसके व्यक्तित्व का विकास भी इन चीज़ों से हो जाएगा? यह आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है किताबी ज्ञान से उसका व्यावहारिक ज्ञान या व्यक्तित्व का विकास हो। तो यहीं से हम साहित्य शिक्षण का संबंध गहराई से व्याख्यायित होता है। इसको हम गहराई से फिर व्याख्या करने लग जाते हैं। इसके पूर्व में जो भारतीय और पाश्चात्य परंपरा का समन्वय समन्वय है, वो भी आज हमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो भारतीय और पाश्चात्य परंपरा है, उसका समन्वय हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले वाली चीज़ें भी हम काम में ले रहे हैं और अभी वाली चीज़ें भी हम काम में ले रहे हैं, तो उनका दोनों का जो संबंध है, वो हमें दिखाई देने लग जाता है। तो इसी तरीके से जो कौशल है, रचना का कौशल है, वो कहीं न कहीं हमें नज़र आने लगता है। अब हमें तीसरी जो बात थी, वो थी वर्तमान नाट्य साहित्य एक लंबी प्रयोगात्मक परंपरा की देन है, कि इसमें वर्तमान नाट्य साहित्य में एक लंबी प्रयोगात्मक परंपरा इसमें नज़र आती है, जो हिंदी के भारतेंदु से लेकर
प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल तथा भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा और स्वदेश दीपक आदि एक लंबी परंपरा है, जिनके नाटक न सिर्फ पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, अपितु मंच भी निरंतर प्रस्तुत किए जाते हैं। उनके जिसके ले जिसे लेकर प्रत्येक नाटक निर्देशक निरंतर प्रयोगात्मक प्रक्रिया से गुजरता और इसी का लाभ कक्षा में पाठ शिक्षण के द्वारा उठाया जा सकता है। अब यहाँ हम तीसरे बिंदु में हम ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान नाट्य साहित्य है, उसका जो प्रयोग है, वो भी हम ये मान के चलते हैं कि ये एक परंपरागत जो प्रयोग है वो हो रहा है। जो हिंदी में भारतेंदु से लेकर पहले जो भारतेंदु के जो नाटक हुआ करते थे, उन हिंदी में उन भारतेंदु से लेकर प्रसाद है या मोहन राकेश है, लक्ष्मी नारायण लाल है या भीष्म साहनी है, सुरेंद्र वर्मा है, स्वदेश दीपक है, बहुत सारे ऐसे थे जिनकी नाटक सिर्फ पढ़ाए नहीं जाते थे, अपितु मंच पे भी उन्हें प्रस्तुत किया जाता था। और आज भी वर्तमान में भी इनके जो नाटक हैं उनको मंच पे प्रस्तुत किया जाता है, जिसे लेकर प्रत्येक नाट्य निर्देशक निरंतर प्रयोगात्मक प्रक्रिया से गुजरता और इसी का लाभ कक्षा में पाठ शिक्षण के द्वारा उठाया जा सकता है। तो इसी के लाभ के अनुसार कि भाई ये बहुत ही अच्छा एक पाठ है, बहुत अच्छा नाटक है, जिसे हम कहीं एक प्रयोग कर सकते हैं, किसी मंच पर प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर कक्षा में जो पाठ शिक्षण के द्वारा उठाया जा सकता है। कभी भी कोई भी हमें ऐसा लगे कि ये नाटक हमें पूरा दिखाने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है, इसमें बहुत अच्छा संदेश दिया गया है, तो फिर हम उसे एक मंच पर ला सकते हैं। अब इसी के माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो आज के समय में जिस प्रकार तकनीकी जो शिक्षा है, उसके पूर्व वैदिक परंपरा के शिक्षण कौशल से जोड़कर साहित्य के चिंतन को नया आयाम दिया है। जो आजकल के समय की जो तकनीक है, उसने क्या किया है, जो पहले जो पूर्व वैदिक परंपरा चल रही थी, उसको हमारे शिक्षण कौशल में जोड़ दिया और साहित्य को क्या हुआ, एक नए साहित्यिक आयाम के जो चिंतन है, उसका हमें स्मरण हो आया। तो साहित्य के चिंतन को एक नया आयाम दे दिया है कि इस तरीके से अब इन साहित्य का आप शिक्षण करो। तो वो कहाँ से हमें दिख रहा है कि जो आज हमें कंप्यूटर के माध्यम से या नए-नए जो उपकरण आ गए हैं, उनके द्वारा सबकी पहुँच में है। अगर हम चाहते हैं कि हम आज मोहन राकेश का, भारतेंदु जी का कोई नाटक देखें, तो वो हम आराम से कंप्यूटर के माध्यम से या नए-नए जो हमारे और भी उपकरण हैं, मोबाइल है और लैपटॉप है और कई ऐसे उपकरण हैं, उनके माध्यम से हम आराम से उन नाटकों को देख सकते हैं। वहाँ तक हमारी पहुँच है। तो जिसे कई आसान तरीकों से सीखा भी जा सकता है। हम सोचते थे कि अब शिक्षक के माध्यम से वो पढ़ाया जा रहा है, वो हमें सिखाएँगे, लेकिन अब ऐसे कई माध्यम हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें सीख भी सकते हैं। तो जो आज सरल अभ्यास से सर्व सुलभ भी हो गया है। अगर हम उनका अभ्यास करना चाहें, तो ये सबके पास तक पहुँच चुका है और सबके लिए सरल भी हो गया है।
जिसे कहीं भी, किसी भी रूप में अपना सहायक बनाया जा सकता है। हम ये चाहें कि ये हम भारतेंदु जी का या कोई और नाटक सीखना चाहते हैं हम, तो उसे आराम से हम अपने पास कोई मोबाइल है या अपना लैपटॉप है, कंप्यूटर, इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो फिर चाहे वह अध्यापक कक्ष हो अथवा अपना अध्ययन कक्ष, कोई भी कक्ष हो, अध्यापक कक्ष होगा तो वहां भी सीखा जा सकेगा, या खुद का अपना कक्ष होगा, उसमें भी बच्चा सीख सकता है। तो किताबों की एक पूरी दुनिया साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपस्थित है। जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, उनमें ये सभी चीजें उपस्थित हैं। अब जो रुचि और कल्पना की उड़ान के लिए आवश्यक है, जगह उपलब्ध करवाती है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी कल्पना की उड़ान है या रुचि है, उसके माध्यम से हम कुछ भी सीखते हैं, नया कुछ। अगर हमारा मन है कि हम देशभक्ति कविता हमें सीखनी है या देशभक्ति नाटक हमें देखना है, तो उसके माध्यम से हम उसमें सीख सकते हैं कि किस तरीके से उस समय में ये अ, जो रोल है वो किया गया है, या इस तरीके की भूमिका में किस तरीके से हम अभिनय कर सकते हैं, कैसे हमें वस्त्र पहनने हैं। तो उन सब चीज़ों को हम उन चीज़ों के माध्यम से देखा जा सकता है और काफ़ी कुछ सीखा भी जा सकता है। तो वहाँ हमारी रुचि है या कल्पना की उड़ान है, वो ऊँची हो सकती है। अब इसमें जब हम देखते हैं कि जो नाट्य शिक्षण है, उसके उद्देश्य को हम देखें, तो नाट्य शिक्षक का जब हम उद्देश्य देख रहे हैं, तो साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, उनमें नाटक का महत्वपूर्ण विधा है। जो साहित्य का शिक्षण है, उनमें नाटक जो विधा है, वो एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसके माध्यम से न सिर्फ साहित्य अभिक्षमता का विकास होता है, बल्कि इस एक विधा से अन्याय विधाओं जैसे कविता, कहानी का कल्पना लोक भी जुड़ता है। इसे हम और भी कई विधाओं से जोड़ सकते हैं। तो नाटक की जो विषय वस्तु है, जहाँ एक तरफ कहानी बुनने की कला में पारंगत करती है, वहीं संवादों की अदायगी में एक लय का समावेश तथा भावातिरेक में संवादों का बोलना उसे साहित्य कविता की पद्यात्मकता के समीप ले जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे हम उसमें लयबद्ध तरीके से यदि श्लोक है हमारे, अ, और भी जो उपनिषद हैं उनके जो श्लोक हैं, लो वो हैं कविताएं हैं, उनको यदि कह बोलते हैं, तो वो फिर हमारे और भी वो पद्यात्मक रूप ले लेते हैं, और उनकी कविताओं में नहीं, नाटक में भी उनको शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे नाटक शिक्षण के उद्देश्य से हमें यही एक भान होता है कि कहीं न कहीं इसका कोई महत्व अवश्य है। अब इसके महत्व के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारा शिक्षण है, उस शिक्षण के माध्यम से हम ये देखते हैं कि नाटक एक सामूहिक प्रस्तुति है। नाटक एक सामूहिक प्रस्तुति है। नाटक की इस संरचना के माध्यम से एक तरफ छात्र इस दृश्य दृश्यात्मक विधा से स्वयं अपने को जोड़कर देखने के साथ ही अन्य विषयों की एक रसता को भी और तोड़ने में सफल होगा। सॉरी। नाटक इस तरीके की एक संरचना बताई गई है कि वो एक दृश्य विधा है। उसमें हम कुछ देखकर
उससे कुछ जुड़कर हम कुछ नया सीखते हैं। तो वो हमारे हृदय में एक आंतरिक रूप से कुछ समझने लग जाती हैं चीज़ें, हमें बहुत अंदर तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। तो एक सामूहिक जो अवधारणा है, वो ये है कि ये जो नाटक है, वो एक दर्शकों के रूप में के साथ हम लोगों की प्रतिक्रिया से अवगत होना। किस तरीके से वो उनकी प्रतिक्रिया से अवगत किया जा सकता है, जिससे उसे अपना आकलन करने में आसानी होगी। जब लोग अम, हमारी प्रतिक्रिया उसमें वो करेंगे, तो हमें खुद को आँकने में भी आसानी होगी कि हम इस तरीके से यदि कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं हमने इसे सही शुद्ध रूप से ना पढ़ाया हो। तो जिससे विषय के जो ज्ञान है, उसके साथ-साथ व्यावहारिकता का बोध सहज, सरल रूप में आसानी से क्रियान्वित हो सकेगा। अब हम जब ये देखते हैं कि भई जो विषय है, उसके ज्ञान का, तो व्यावहारिक बोध क्या है? व्यावहारिक रूप से हम किस तरीके से उन चीज़ों को सीख सकेंगे? तो इसलिए उसे क्रियान्वित किया जा सकेगा। फिर शरीर के सभी अंगों का संचालन, संवाद बोलने में सहजता होगी। तो इन चीज़ों में नाटक में क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारे इंद्रियाँ सब काम में आ रही हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के साथ ही अभिव्यक्ति, कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जिससे समाज, परिवेश और स्वयं अभिनेता के संस्कारों का नया जो स्वरूप है, वो बनता है, वो हमें नज़र आता है। तो इस तरीके का जो स्वरूप है जिसमें स्वयं ही हम अपनी अभिव्यक्ति का कौशल दिखा रहे हैं और आत्मविश्वास को भी बढ़ा के कर रहे हैं, आत्म अभिव्यक्ति भी उन्हें करके पता चल रही है। अब उसमें जो कौशल है, कौशल की और अधिक से अधिक उसमें सहजता हमें नज़र आती है। तो हम जो अन्य साहित्यकार के जो विषय हैं, उनके माध्यम से भी नाट्य शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। अब इन नाट्य उद्देश्यों को हम यहाँ जब प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत सारे हमारे सामने उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं। पहला है मौखिक वाचन और लेखन शक्ति का विकास। इसमें हम जब नाटक लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो उससे हमारा मौखिक वाचन हो जाता है, उसका भी विकास हो जाता है, हमारी लेखन शक्ति का भी विकास हो जाता है। अब दूसरा भावनाओं का उदात्तीकरण और उनका व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग। तो इस तरीके से फिर वो आते हैं टीचर्स, तो उनमें मौखिक भावनाओं का उदात्तीकरण और उनका व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। अगर वो इस तरीके के नाटकों का उद्घो कर रहे हैं, भावनाओं का उदात्तीकरण, वो उसमें डूब जाते हैं एक तरह से, जिस तरीके से वो टीचर शिक्षण पढ़ा रहा है, तो उसमें वो एकदम से उनकी भावनाएँ डूब रहती हैं, भावनाओं के माध्यम से वो सीखता है और उसके माध्यम से यदि वो सीख रहा है, तो फिर क्या होगा? उसके व्यक्तित्व का निर्माण में भी सहायक हो जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं विवेक संपन्नता। और भावनात्मक अभिव्यक्ति को सही दिशा में प्रदान करना। अब जब विवेक संपन्नता की बात होती है, तो भावनात्मक जो अभिव्यक्ति है, उसका हम किस तरीके से विकास करें? कौन-सी दिशा में? सही दिशा कौन-सी है? तो इसमें क्या होगा, जो हमारी दृष्टि का प्रदान करना है, जो हमारी दृष्टि देख रही है, जो सही समझ रही है, उसे हम मानकर चलें, तो हमारा जो विवेक है,
जो हमारी बुद्धि है, उसकी संपन्नता भी हमें नज़र आएगी और वो बुद्धि किन भावों को लेकर चल रही है, वो भी अभिव्यक्ति हमारे सामने हमें नज़र आएगी। अब जब नाटक की अभिनेयता से जुड़कर साहित्य की अन्य विधाओं से ज्ञान अर्जित करना, अब इनमें भी साहित्य का जो अर्जित ज्ञान है, वो हमें शामिल करना होगा। तो इसमें विवेक नाटक की जो संपन्नता है, उसमें हमें अन्य विधाएं भी काम में ली जाती हैं। जैसे अभी बताया भी था कि कविता हम उसमें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रंथ है हमारे उपनिषद हैं, उनमें श्लोक दिए गए हैं और भी चीजें। तो इसलिए हमने उसमें नाट्य अभि अभिगेयता अभिनियता से जुड़कर साहित्य की अन्य विधाओं का भी ज्ञान अर्जित किया। अब नेक्स्ट है जीवन जगत और साहित्य के प्रति नवीन सौंदर्य अनुभूति प्रदान करना, कि किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, उसकी सौंदर्य अनुभूति हम ले सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से उस विधा को पढ़ा रहा है, नाटक को पढ़ा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें अपनी सौंदर्य अनुभूति दिखा सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से उस नाटक को हम करके दिखा सकते हैं, या वो कर रहा है तो दृश्यात्मक ढंग से हम उसे सीख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर नैतिक मूल्यों के विस्तार में वैश्विक मूल्यों का निर्माण करना, जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका विस्तार हो जाता है। और वो विस्तार किस माध्यम से होगा, वो हमारा वैश्विक जो मूल्य है उनके माध्यम से हम निर्माण कर सकते हैं। अब इस नाट्य के जो मुख्य जो हमारे सामने उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों से संबंधित हम उनमें ये भी देखते हैं कि जो जीवन है, जीवन दर्शन के प्रति, जीवन जो दर्शन है उसके प्रति भी तार्किक विकास करना, हम उसमें तर्क वितर्क कर सकते हैं कि ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए या क्यों जीना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसमें हमारे तार्किकता जो है वो, उससे हमारे जीवन दर्शन का विकास हो सकता है। और उसके बाद पारंपरिक संस्कार तथा संस्कृति के जो दर्शन है, वो भी इस इतिहास समाज शास्त्र से नई पीढ़ी को अवगत कराना तथा उनके बीच उदार दृष्टि का विकास करना हो सकता है। साहित्यिक विकास में पठन पाठन से भाषा के विविध रूपों और उच्चारण कौशल में भी उससे परिचित कराया जा सकता है। तो इस तरीके से जो सामूहिक हमारे सामाजिक संबंध है उन्हें भी जोड़ा जा सकता है, उन्हें भी जोड़कर रखा जा सकता है। अब उसके बाद जो आज का जो संचार माध्यम है, उनकी सुविधाओं ने ज्ञान से जुड़े प्रत्येक स्रोत में विस्तार किया है, उसका सरलीकरण करते हुए रुचियों के विकास को एक नया आयाम दिया है। यही कारण है कि यह विधा अपने जो एकांगी न होकर साहित्य के सभी विषयों से जोड़ती है। साहित्य के इस रूप को दो भागों में विभक्त किया गया है, ज्ञानात्मक साहित्य और सृजनात्मक साहित्य। तो ज्ञानात्मक में आप ज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से ज्ञानात्मक वो हैं, और दूसरा हम सृजनात्मकता की बात करें तो वहाँ सृजनात्मकता से जुड़े रहना होगा। अब इसमें ज्ञानात्मक साहित्य जो साहित्य के इतर विषय हैं उनको छोड़कर, साहित्य को छोड़कर, और जो विषय हैं, इतिहास है, विज्ञान है, दर्शन है, समाजशास्त्र इत्यादि बहुत सारे जो विषय हैं, उनसे तथ्यों आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं को अर्जित करना, साहित्यिक ज्ञान को संरक्षित करना और संचित करना किया जाता है, जिसकी उपलब्ध तो साहित्य को महत्वपूर्ण ही नहीं बनाती बल्कि उसके द्वारा व्यक्ति के एवं शैक्षणिक जो चिंतन है उसका भी विकास करती है। इन विषयों से संबंधित नाटक हिंदी साहित्य में भी लिखे जा गए हैं।
जैसे प्रताप सहगल का आर्यभट्ट, जो खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र के छात्रों को पढ़ाते समय मंचित संस्थाओं से सीडी वीडियो में उपलब्ध सामग्री को प्रयोग में लाकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरीके के जो नाटक हैं, उनमें हम अपना परिचय दे सकते हैं। और यहाँ जब सृजनात्मक साहित्य की बात करते हैं, तो सृजनात्मक साहित्य का तो मूल उद्देश्य यही है कि वह अपनी रचनात्मकता के द्वारा व्यक्ति के भावों, विचारों और कल्पना को नया दृष्टिकोण प्रदान कर सके। उसे जीवन के उच्चतम सोपानों को छूने का मार्ग प्रशस्त कर सके। अपनी सौंदर्य अनुभूति में यह कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण और तथा ललित निबंध को भी समेट लेती है, और इनकी सर्वव्यापकता नाटक के पाठ, उसकी प्रस्तुति और मंचीय उपकरणों की उपस्थिति को ही स्वर्णित जीवंत कर देती है। तो इस तरीके से जिसके माध्यम से नाटक के साथ अन्य साहित्य भी तत्वों का बोध, उसका रसास्वादन और अनुभूति देता है, तथा एक ही मंच पर अनेक विधाएं रूपाकार हो जाती हैं। तो अनेक मंच पर जो अलग अलग व्यक्ति है, वो अपनी अलग अलग प्रस्तुति करता है, और यहाँ पर इस तरीके से जो विधाएं हैं वो हमारे देखने में आती हैं। अब हम जब नाटक के अभिनय की बात कर रहे हैं, तो उनमें अभिनय के हमें बहुत सारे हमें तत्व भी देखने के लिए मिलते हैं। और इस तरीके से जो नाटक है, तो नाट्य शिक्षण का जो प्रणाली है, उसके भी बहुत सारे हमारे सामने रूप दिखाई देते हैं। साहित्य का सबसे प्रमुख और उद्देश्यपूर्ण कार्य है शिक्षात्मक ऊर्जा को गति एवं दिशा प्रदान करना। नाट्य साहित्य जो जीवन को उसकी संपूर्णता में दिखाने का अहम जरिया है, जिसके दोनों ही पक्ष, चाहे वे नाट्य धर्मी हो या लोक धर्मी हो, इन परंपराओं के माध्यम से ही क्यों ना हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण विधाएं अपने शास्त्रीय एवं लोक रंजन स्वरूप को लेकर आगे बढ़ती हैं। जीवन के यथार्थ क्षणों को भी जिस कलात्मक रूप से अपनी प्रस्तुति में सामने लाती हैं, उससे अध्येता समाज के विभिन्न संदर्भों में जीवन को देख और समझ पाता है। यह उसके अपने अनुभव संसार का वशीकरण करती हैं, जिससे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भी सीधा जुड़ा जा सकता है, जिसे नाट्य शिक्षण की प्रणालियों के द्वारा सही तरीके से समझा जा सकता है। तो इसी तरीके से नाटक में बहुत सारे विविध रूप हैं, अलग अलग प्रकार की प्रणालियां हैं जिनमें उनको देखा जा सकता है। अब हमारा अंत में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण लिंक हैं जो कि हम इस नाटक शिक्षण को और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, उनमें और अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस नाटक शिक्षण में इन लिंक का प्रयोग कर सकेंगे। अब अंत में हमारे सामने आते हैं प्रश्न। प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है रसास्वादन का। तो रसास्वादन जो विधि है, तो उस पर आधारित हम देखते हैं कि अर्थ, कला, रस और भाव। रसास्वादन विधि किस पर आधारित होगी? रस पर ही आधारित होगी। दूसरा प्रश्न है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है, प्राप्त करने की योग्यता, वो कौन सा उद्देश्य है? सुनकर जब हम पूरा करते हैं तो भावानुकूलता, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक और रागात्मक। सही उत्तर है इसका ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर
विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका सही उत्तर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। किस तरीके के प्रश्न होने चाहिए? लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला प्रश्न है, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था? हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, हंटर ने, डेविड ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? व्याकरण की शिक्षा का आरंभ हमें बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिक अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर, या लेखन पर अधिकार होने पर, इन सभी चीजों के द्वारा व्याकरण की शिक्षा जो है वो कब आरंभ कर देनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा जब पूरी तरीके से भाषा पर अधिकार हो जाए, तो फिर हमें व्याकरण की जो शिक्षा है वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई विधि का दोष है? कौशल अविकसित करना, क्रमिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना, शिक्षण सामग्री का बंटवारा। सही उत्तर क्रमिकता का अभाव। अगला प्रश्न, शिक्षक की क्रिया से संबंधित है। कौन सा शिक्षक कौन सी इनमें से क्रियाएं करता है? आदर्श वाचन करता है, अनुकरण वाचन करता है, संवेद वाचन करता है, या फिर मौन वाचन करता है? इसका सही उत्तर है आदर्श वाचन। शिक्षक की जो क्रिया है वो आदर्श वाचन की क्रिया मानी जाती है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि सहज जो हमारे नाटक है, नाटक में जो शिक्षण की उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली? इसका सही उत्तर है कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है जो कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? रेमांड के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा, टीपी नन के द्वारा, किसके माध्यम से? इसका सही उत्तर है ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था। अब इसका सही उत्तर है ब्लूम के द्वारा। आज का विषय यहीं समाप्त होता है जो कि नाटक शिक्षण था। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।